नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 20 जनवरी 2026 है और हम आज के ज़रूरी करंट अफेयर्स के पहले भाग पर गहराई से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी पर जरूरी सूचना। आज की चर्चा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। वहां आपको रोजाना अपडेट्स मिलते रहेंगे। हाँ, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम हर रोज के महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और हो सकता है इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, ये तो है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगहों, पर्यावरण से जुड़ी कुछ नई खोजों और विज्ञान प्रौद्योगिकी की दुनिया से कुछ दिलचस्प बातों पर नजर डालेंगे। और साथ ही रक्षा और सरकारी योजनाओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर विरासत और संस्कृति से जुड़ी है, जो हमें दक्षिण अफ्रीका ले जाती है। हाल ही में डर्बन का 151 साल पुराना उम्बिलो श्री अम्बालावाणर अलायम मंदिर सुर्खियों में था। ये मंदिर इतना खास क्यों है? देखिए, इसकी खासियत इसके इतिहास में है। ये मंदिर 1875 में, मतलब आज से काफी पहले, उन भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने बनवाया था जो डर्बन पहुंचे थे। अच्छा। और यही वजह है कि इसे अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पुराना हिंदू मंदिर माना जाता है। इसे केटो मनोर सेकंड रिवर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी वास्तुकला कैसी है? कुछ खास होगा उसमें? हाँ, ये पारंपरिक दक्षिण भारतीय डिजाइन को दर्शाती है। मतलब इसमें आपको बहुत बारीक नक्काशी और चटक रंग देखने को मिलेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। अच्छा। हाँ, इसीलिए इसे वो मंदिर जिसने मरने से इनकार कर दिया भी कहा जाता है। इसे 1980 में एक राष्ट्रीय विरासत स्थल भी घोषित किया गया था। और अब ये खबरों में क्यों है? अभी की खबर ये है कि धोखाधड़ी के कुछ आरोपों के बीच एक बिल के कारण इसे नागरिक सेवाओं में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की खबर है। तो इस अवसर पर यूएई की भौगोलिक स्थिति को समझना, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। यूएई अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित एक मध्य पूर्व का देश है। हाँ। इसकी सीमाएं अगर देखें तो दक्षिण और पश्चिम में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान से लगती हैं। और इसकी समुद्री सीमा? इसकी समुद्री सीमा पूर्व में ओमान की खाड़ी और उत्तर में फारस की खाड़ी से लगती है। राजधानी तो अबू धाबी है। यहाँ का जो भूभाग है वो चट्टानी रेगिस्तान, तटीय मैदानों और पानी रहित पहाड़ों का एक तरह से मिश्रण है। सबसे ऊंचा स्थान जबल बिल अयास है। और एक और जरूरी तथ्य है शायद। हाँ, वो ये कि कर्क रेखा यूएई से होकर गुजरती है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। सही है। अब कुछ पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से भारतीय बाइसन के लिए एक अच्छी खबर आई है। वहां उनकी आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाँ, और भारतीय बाइसन, जिसे हम गौर भी कहते हैं, वो जंगली मवेशियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। सबसे बड़ी? हाँ, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और पारिस्थितिकी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाघों के लिए एक जरूरी शिकार है और बीजों के फैलाव में भी मदद करते हैं। तो इनकी संरक्षण स्थिति क्या है, ये जानना भी जरूरी होगा। हाँ, इनकी IUCN रेड लिस्ट स्थिति वल्नरेबल है, मतलब असुरक्षित कह सकते हैं। इन्हें साइटीज के परिशिष्ट आई और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची आई में रखा गया है, जो इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। और ये देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये उड़ीसा के बरगढ़ जिले में महानदी पर बने हीराकुंड बांध के पास स्थित है। अच्छा। पर्यावरण से जुड़ी एक और दिलचस्प खोज हुई है। जम्मू कश्मीर में हेजहॉग की एक नई प्रजाति ब्रांड्स हेजहॉग मिली है, जो पहले भारत में नहीं पाई गई थी। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक खोज है। ये असल में रेगिस्तानी हेजहॉग की एक प्रजाति है। ये मुख्य रूप से मध्य पूर्व और मध्य एशिया के सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों जैसे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है। तो इसका भारत में मिलना काफी हैरान करने वाला है। बिल्कुल। ये रात में सक्रिय रहता है और हल्के कांटों की वजह से तेजी से दौड़ सकता है। और इसकी संरक्षण स्थिति? इसकी संरक्षण स्थिति पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। IUCN रेड लिस्ट के तहत इसे लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब रोजमर्रा के विज्ञान की बात करते हैं। एक शब्द है सॉफ्ट मैटर। हम सुबह टूथपेस्ट या शैम्पू का इस्तेमाल करते समय इससे रोज रूबरू होते हैं। अगर ये है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा।
सॉफ्ट मैटर या नरम पदार्थ उन सामग्रियों को कहते हैं जिन्हें थर्मल उतार चढ़ाव या मामूली बाहरी दबाव से भी आसानी से मतलब विकृत किया जा सकता है। अच्छा, तो जैसे ये बल लगाने पर तरल पदार्थ की तरह बहते हैं, लेकिन और यहाँ तक कि जीवित कोशिकाएं भी इसके आम उदाहरण हैं। तो ये हार्ड मैटर जैसे धातु से कैसा लगे? हार्ड मैटर जैसे धातु या सिरेमिक के बिल्कुल विपरीत सॉफ्ट मैटर के अणु कमजोर बलों से जुड़े होते हैं। इसीलिए तापमान या बल में छोटे छोटे बदलावों से भी ये बहुत प्रभावित होते हैं। समझ गया। अब रक्षा क्षेत्र की एक खबर पर आते हैं। भारतीय तट रक्षक जहाज यानी ICGS संकल्प हाल ही में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में देखा गया। इस जहाज की क्या खासियत है? ICGS संकल्प एक अपतटीय गश्ती पोत है, मतलब एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इसे 2008 में कमीशन किया गया था और सबसे बड़ी बात, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से बनाया है। तो इसका मुख्य काम क्या है? ओके। इसका मुख्य काम समुद्री निगरानी, हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ की सुरक्षा और खोज एवं बचाव अभियान चलाना है। अच्छा। ये 105 मीटर लंबा है और इस पर एक चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मॉरिशस गया था। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना की बात करते हैं। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम, जिसे C2S भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब MeitY द्वारा शुरू की गई एक क्षमता निर्माण पहल है। क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग? हाँ, इसका लक्ष्य सेमीकंडक्टर डोमेन में 85,000 उद्योग तैयार पेशेवर तैयार करना, 25 स्टार्टअप को बढ़ावा देना और 10 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करना है। तो इसमें होता क्या है? इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग का वो प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाता है। एक और नई खोज, इस बार लक्षद्वीप से इंडिया फोंटे बिजुई नाम का एक सूक्ष्म क्रस्टेशियन खोजा गया है। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? ये लक्षद्वीप के कवरत्ती लागून में खोजा गया एक बहुत ही छोटा क्रस्टेशियन है जो लायोफोंटिडे परिवार से संबंधित है। ये मेयोफोना है, मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम आकार के जीव। इतने छोटे। तो इनका पारिस्थितिक महत्व क्या है? इनका महत्व बहुत ज्यादा है। ये प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण परिवर्तन का एक विश्वसनीय जैव संकेतक, एक बायो इंडिकेटर माना जाता है। मतलब ये हमें पर्यावरण की सेहत के बारे में बताते हैं? बिल्कुल, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का उत्पादन भी करते हैं जो मछली और मानव पोषण के लिए आवश्यक है। हाल ही में बोर टाइगर प्रोजेक्ट में 2 नए सफारी गेट का उद्घाटन हुआ। इस टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ मुख्य तथ्य क्या हैं? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। हाँ। लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पेंच, नागजिरा, ताड़ोबा और सतपुड़ा जैसे कई अन्य बाघ अभयारण्यों के बीच में स्थित है, एक कॉरिडोर की तरह। अच्छा, और यहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और आज की आखिरी खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम यानी GBS का प्रकोप देखा गया। ये सिंड्रोम क्या है? ये एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब अपना इम्यून सिस्टम गलती से उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर हमला कर देती है। तो ये एक ऑटो इम्यून बीमारी हुई? हाँ बिल्कुल। इसका सटीक कारण तो अज्ञात है, लेकिन ये अक्सर किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, टीकाकरण या किसी बड़ी सर्जरी के बाद होता है। और इसके लक्षण? इसके लक्षण बुखार और कमजोरी से शुरू होकर लकवे तक जा सकते हैं। इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लेकिन उपचार से लक्षणों को कम करने और ठीक होने में मदद मिलती है। तो ये थी 20 जनवरी 2026 की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। हमने अफ्रीका के एक प्राचीन मंदिर से लेकर लक्षद्वीप के एक नए जीव तक और सरकारी योजनाओं से लेकर एक दुर्लभ बीमारी तक कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। हाँ, आज की चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। हमने भारतीय बाइसन और बोर टाइगर रिजर्व जैसे कई संरक्षित क्षेत्रों और प्रजातियों के बारे में बात की। ये सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। क्या मौजूदा कानून और नीतियां तेजी से बदलते पर्यावरण और
मानव पशु संघर्ष की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है? वाकई ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे।